सुमन ने छोटे से गांव के एक सरकारी स्कूल से इंटर की परीक्षा पास कर ली थी। उसी दिन उसका रिजल्ट आया था। उसके 80 मार्क्स आए थे। वह अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाली लड़की में से थी। वैसे भी यूपी बोर्ड में इतने नंबर लाना अपने आप को किसी सम्मान से कम नहीं था। उसके नंबर सुनकर मोहल्ले भर की उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। लेकिन सुमन के मन में अपनी इस कामयाबी को लेकर जरा भी खुशी नहीं होती भी। कैसे वो घर वालों ने रिजल्ट आने से पहले ही अपना फैसला उसे सुना दिया था कि उसे आगे की पढ़ाई बंद करनी होगी। उसने पहली बार घर वालों के फैसले के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए। उसने कैसे अपने पिता, बड़े भैया सबसे पहली बार ऊंचे स्वर से बात करते हुए कहा कि वह अपनी आगे की पढ़ाई हर हाल में जारी रखेगी। सब उसके आगे पढ़ने के फैसले से खिलाफ थे। वे किसी तरह शायद उसकी आगे प्राइवेट पढ़ाई करने के लिए राजी भी हो जाते, लेकिन उसने दिल्ली जाकर पढ़ाई करने की बात कहकर घर में धमाका कर दिया। अकेली लड़की की बात कहकर घर में सब सोच में पड़ गए कि शहर भेजने की हिम्मत और उसके लिए पैसों का इंतजाम करने की हैसियत दोनों ही उनमें नहीं थी। उसने घर वालों को कह दिया कि उसे किसी तरह के रुपयों की जरूरत नहीं है, वह दिल्ली में अपना खर्च खुद निकाल लेगी। उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ कॉलेज के अलावा ज़्यादा कॉलेजों के नाम भी पता नहीं थे, लेकिन खुद पर भरोसा था कि किसी न किसी अच्छे कॉलेज में तो उसका एडमिशन हो ही जाएगा। 10 दिन तक घर वालों से चले झगड़े के बाद वह घर से दिल्ली के लिए चली थी। उसे याद है कि माँ ने घर से जाते हुए उसे 1300 रुपये हाथ में देते हुए कहा था कि उसके पास जो कुछ है वो यही ट्रेन की जनरल बोगी में उसे घूमने की भी जगह नहीं मिली कि यहाँ ट्रेन। तो हाथ में सूटकेस और कंधे पर एक बैग टांगे वह स्लीपर क्लास में जा घुसी। सुमन का सफर शुरू से हो चुका था। ट्रेन का यह सफर उसे बेहद सुखद लग रहा था। हालांकि मन में एक डर भी था कि अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ तो वह किस मुंह से घर लौटेगी। ट्रेन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। लोगों को ट्रेन से उतरने की जल्दी थी, पर उसे कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन फिर भी दरवाजे के पास होने की वजह से वह जल्दी ट्रेन से उतर गई। प्लेटफॉर्म पर कुलियों और यात्रियों की भीड़ थोड़ी देर बाद छट गई, लेकिन सुमन अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसके हाथ में लिखा एक कागज का टुकड़ा था जिसमें किसी के मकान का पता लिखा था। यह पता था मनीष भैया का। मनीष भैया उसके मोहल्ले में रहते थे और उसकी सहेली मोनिका के भैया भी थे। बचपन से उसके घर आने आने जाने की रहने की वजह से वह उन्हें मनीष भैया के कहती थी। उसके पास माँ के लिए 1300 रुपये थे। 190 रुपये टिकट में खर्च हो गए। 5 रुपए की उसने चाय पी ली थी। अब उसके पास सिर्फ 11,005 रुपये थे। उसने स्टेशन से बाहर निकलने की सोची। किसी से पूछा कि मुखर्जी नगर कहाँ पड़ेगा, तो उसने अजमेरी गेट साइड बाहर निकलकर विश्वविद्यालय जाने वाली मेट्रो में लेना। उसे पहली बार दिल्ली का बड़ा शहर होने का एहसास हुआ था। उसके यहाँ तो स्टेशन के अंदर, यहाँ बाहर जाने का रास्ता एक ही तरह था, लेकिन यहाँ तो पूरे दो अलग अलग इलाके दिल्ली स्टेशन से जुड़े हुए थे। सुमन ने किसी तरह अपने आप को तैयार किया। सुबह 8 बज चुके थे। उसने मेट्रो में जाने के लिए टोकन ले लिया। उसने जल्दी ही समझ लिया कि उस मशीन के इस नीले टोकन को छू कर देना है। गेट जैसे ही खुले भाग कर उसे तरफ जाना है, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। उसने टोकन छुआया। मशीन का गेट खुलते ही वह इस पार से उस पार चली गई। अब उसे पता चला कि अंडरग्राउंड जाना, नीचे से मेट्रो पकड़नी है। नीचे पहुंची तो वह पहले ही कई से लोग ट्रेन दोनों तरफ खड़े थे। उसके यहाँ तो ऐसे लाइन लगा कर कोई ट्रेन नहीं चढ़ता। उसे यहाँ तरीका अच्छा लगा। थोड़ी ही देर बाद मेट्रो आ गई और वह विश्वविद्यालय की तरफ चल पड़ी। विश्वविद्यालय स्टेशन पर उतरने के बाद पहली बार उसका सामना एलेक्टर से हुआ, लेकिन उसने इस चढ़ने के बाद सीढ़ियां से ही चढ़ना उचित समझा। उसने वहां से मुखर्जी नगर के लिए रिक्शा ले लिया। 18 साल की सुमन अपने सपनों को सच करने दिल्ली पहुंच चुकी थी। सुमन मनीष के घर का पता सच करने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी थी, लेकिन 10 मिनट भटकने के बाद उसे घर नहीं मिला। तभी किसी ने उस पर तरस खाकर बता दिया कि गली के पीछे की तरफ बी ब्लॉक है। सुमन वहां पहुंची, थक हार चूर कर चुकी थी। सफर की थकान चेहरे पर हावी थी। रिक्शे वाले को पैसे देकर सुमन सूटकेस और बैग लेकर दरवाजे पर
पर पहुंची। मेन गेट की घंटी बजाई लेकिन अंदर से कोई निकला नहीं। सुमन थोड़ी देर खड़ी रही, अंदर चली गई। बाहर से ही सीढ़ियां थी। सुमन ऊपर चढ़ गई। सेकंड फ्लोर, 3 दरवाजे थे। उसे नहीं पता था कि मनीष भैया किस तरह में रहते हैं। एक दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। काफी देर बाद उसने दूसरा दरवाजा खटखटाया। 3-4 मिनट बाद अंदर से कुछ आहट हुई। कुछ उम्मीद बंधी। दरवाजा खुला। सामने मनीष भैया बनियान और बरमूडा पहने खड़े थे। उसे देखकर वे चौंक गए। अरे सुमन, मनोज भैया के मुंह ने पहले इस तरह कभी नहीं देखा होगा, इसलिए वो थोड़ा शर्मा गए। सुमन को अंदर आने के लिए कहकर अंदर चले गए। उन्होंने टी शर्ट पहन ली थी। सुमन के उसके घर का हाल चाल पूछा और उससे कहा यहाँ आने का कारण भी उन्हें बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना है। सुमन ने मनीष भैया ने हौसला बढ़ाने के लिए बजाय उसे बता दिया कि दिल्ली एडमिशन में आसान नहीं होता, यहाँ मेरिट लिस्ट बहुत आती है। इन नंबरों पे एडमिशन मिला भी तो किसी सांध कॉलेज में मिलेगा। सुमन इसके लिए भी तैयार, उसके लिए सिर पर तो एडमिशन की धुन सवार थी। मनीष भैया से उसने फ्रेश होने के लिए कहा और खुद चाय लेने चले गए। उसने देखा कमरे में रसोई नहीं थी, बाथरूम की बाहर बालकनी में थी। वह नहीं चाहती थी कि मनीष भैया के सामने उसे वॉशरूम जाना पड़े। गांव वाली शर्म संकोच का दामन उससे छूटा नहीं था। मनीष भैया के लौटने से पहले ही वह तैयार हो चुकी थी। मनीष भैया के साथ उसने चाय पी और मुद्दे पर आ गई। वह एडमिशन की सारी प्रक्रिया के बारे में फौरन जानना चाहती थी। मनीष भैया ने उसे बताया कि एक फॉर्म की 1000 से 1200 रुपए का होता है। सुमन समझ गई कि आगे का रास्ता अब बेहद मुश्किल है। इसके बाद उसने मनीष भैया को अपनी असली स्थिति बताई। सुमन को कोई आश्वासन नहीं दे सके। वहां उन्होंने सुमन को फौरन जाने को भी नहीं कहा। मनीष भैया से इस बारे में वह कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। उसने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने कुछ पूछा नहीं। मनीष भैया ने टिफिन वाले को फोन कर दिया। दोपहर में करीब 12:30 बजे टिफिन वाला 2 टिफिन दे गया। उसने किसी तरह अपना पूरा टिफिन खाली कर दिया। मनीष भैया पढ़ रहे थे। उन्होंने वही टिफिन 3 बजे खाया। सुमन ने सोचा कि जिस टिफिन को बेकार खाना वह ताजा ताजा नहीं खा पाई, उस टिफिन को मनीष भैया बिना कुछ कहे कैसे इतनी देर बाद खा रहे हैं। सुमन शाम को उसके साथ नीचे सिनेमा हॉल के सामने कटिंग पीने को, यह उसका पहला अनुभव था। वहां पर मौजूद सिविल सर्विस कर रहे थे अनुभवी लड़कों की नजर पहली बार ताड़ लिया था। इलाके में कोई नई लड़की आई थी लेकिन मनीष भैया की मौजूदगी दूर ही रहे। सुमन ने भी देख लिया कि उसके गोरे रंग और तीखे नैन नक्श पर लड़के लट्टू थे। उसे लगा कि जैसे इन लड़कों की नजरें उसे कह रही हों कि वेलकम टू दिल्ली। हालांकि उसकी नजर सुमन के चेहरे पर कम, उसके उभारों पर अधिक केंद्रित थी। सुमन को इन लड़कों के अंदाज से थोड़ी सिहरन होने लगी। उसे समझ में आ गया कि लड़कों को बस चले तो कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल उसने अपना ध्यान चाय पर ही टिका दिया। मनीष भैया ने भी चाय पैसे दे लिए। उन्होंने सुमन से पूछा, क्या तुम घर चली जाओगी? मुझे थोड़ी काम है, दोस्त ने यहाँ से कुछ नोट्स लाने हैं। सुमन ने कहा, हाँ चली जाऊंगी, और वह कहकर वहां से गली छोड़कर उस मकान में पहुंच गई। उसने सोचा अब जब तक मनीष भैया नहीं हैं तब तक कमरे में कुछ साफ सफाई कर दे। कमरे में था ही क्या, एक फोल्डिंग चारपाई, एक पढ़ने की टेबल, एक कुर्सी और एक अलमारी, किताबों की 2 छोटी रैक, एक सूटकेस, लेकिन फिर भी कमरे में एक अव्यवस्था थी। सुमन ने जब से पहले पलंग पर पड़ी धूल झाड़ी, फिर चादर और गद्दे झाड़ने लगी। गद्दा जैसे ही नीचे गिरा, गद्दे के नीचे से कुछ किताबें गिरी। सुमन ने सोचा कि जब कमरे में 2-2 अलमारियां हैं तो गद्दे के नीचे किताबें क्यों रखी हैं। सुमन ने उन किताबों को देखा। एक किताब पर लिखा था प्राइवेट लाइफ। सुमन के अंदर पढ़ना शुरू किया। पहले पेज पढ़ते ही सुमन की बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसे अपने शरीर में कसावट महसूस हुई। उसे किताब पढ़ने में मजा आने लगा। सुमन जल्दी जल्दी किताब पढ़ने लगी। सिर्फ कुछ घंटों में उसने 30-35 पन्ने किताब पूरी पढ़ ली। उसने किताब खत्म कर तुरंत दूसरी किताब पढ़ने के लिए उठा। साफ सफाई की बात तो वह भूल ही गई थी। ये घटिया किस्म की किताबें उसे बेहद मनोरंजक लग रही थी। उसने दूसरी तरफ फौरन ही पढ़ ली। इसके बाद उसने दोनों किताबें ठीक वैसे ही रख दी जैसे पहले रखी हुई थी, मानो उसे ये किताबें देखी ही नहीं थी। इसके बाद उसे पूरे कमरे में सफाई की। उस पढ़ाई की टेबल पर किताब में दबे 100-100 के 5 नोट मिले। वह जानती थी कि ये पैसे मनीष भैया के ही होंगे। उसने किताबों को निकालकर पैसे बेंच पर सामने रख दिया। मनीष भैया के पास पैसों की कमी नहीं होगी, वह जानती थी। गांव में भैया के पापा सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर था। रोजाना करीब 15 से 20 हजार रुपए की कमाई नहीं थी।
मनीष भैया अब इकलौते थे। शाम के 7 बज चुके थे। सुमन को भूख लग रही थी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुमन अपना सूटकेस खोला और अपने कपड़े ठीक करने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमन ने दरवाजा खोला तो उसने सामने देखा कि मनीष भैया थे। उनके हाथ में एक थैली थी। उन्होंने सुमन से कहा कि भूख लगी थी, इसलिए मोमोज खाने के लिए ले आए हैं। सुमन मोमोज नाम पहली बार सुना था। उसने पूछा, ये क्या होता है आखिरकार उनका, लेकिन मनीष भैया को खाता देख उसने भी एक पीस उठा लिया। मिर्च की चटनी के साथ गरम मोमोज उसे पहली बार अच्छा नहीं लगा, लेकिन भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए उसने दूसरा पीस भी उठा लिया। तब तक मनीष भैया की नज़र कमरे की सुधरी हुई हालत पर पड़ी तो वह थोड़े परेशान दिखे और बोले, तुमने कमरा साफ क्यों किया? सुमन, मैं बहुत सुबह काम वाली बोल देता। कोई बात नहीं भैया, मैं खाली हुई तो बैठी थी, सुमन बोली। मनीष भैया उसके पास आकर उसे थैंक यू कहा। उसके हाथ उसके सिर पर, पीठ पर, फिर कमर पर फिसलते चले गए। इतने लंबे थैंक यू की शायद सुमन को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे इसका बुरा भी नहीं लगा। उसने उठते हुए मनीष भैया को अपनी किताब से 500 रुपए रखे भूल गए थे। मैंने रुपए मेज पर रख दिए। मनीष रुपए उठाकर जेब पर रख लिए। सुमन ने उससे पूछा कि क्या एडमिशन के लिए कुछ कर सकते हैं? मनीष भैया ने कहा, सुमन, यहाँ गांव जैसे ही नहीं होता, यहाँ बहुत मुश्किल एडमिशन होने का है। हाँ हाँ, तुम जब तक चाहो यहाँ रहो। सुमन का चेहरा बुझ सा गया। उसकी आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे। तभी मनीष भैया उसके पास आया और उसका चेहरा उठाया। आंसू पोंछते हुए अचानक मनीष भैया के गले लग गई। एक सुमन इस अंदाज में थोड़ा संकोच पड़ गई, लेकिन उन्हें सुमन को हटाया नहीं। सुमन को अपनी पीठ पर मनीष भैया ने अपनी कसावट महसूस होने लगी। मनीष के हाथ उसकी पूरी पीठ पर रेंग रहे थे। यह समझ में आ गया था कि मनीष भैया का स्पर्श कुछ ही खोज रहा था, लेकिन उसे स्पर्श अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मनीष भैया हाथ, उसका पीठ, उसके गालों पर आ गए। उन्होंने सुमन के आंसू पोंछे। सुमन कुछ नहीं कर कहा, भैया डर था, वह जाने कैसे बर्ताव करेगी। सुमन को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह मनीष भैया के गले लगी हुई थी। करीब 5 मिनट तक दोनों गले। मनीष भैया ने उसकी पीठ, सिर पर, गालों पर जमकर हाथ आजमाए। उन्होंने सुमन से पूछा कि बुरा तो नहीं लगा? उसने बिना कुछ बोले हिलाकर जवाब दिया। मनीष भैया ने इस बार सुमन के गालों पर अपने होंठ रख दिए। सुमन उम्र के उस दौर पर गुजर रही थी जहाँ विपरीत लिंग की प्रतिकर्षण अपने चरम पर होता है। सुमन, मनीष दोनों ही शायद ऐसे ही आकर्षण के वशीभूत थे। कब सुमन अपना सब कुछ मनीष भैया को सौंप बैठी, उसे पता ही नहीं था। मनीष भैया काफी देर तक उसके जिस्म से खेलते रहे, उसके हर अंग पर अपना अधिकार जमाते रहे। सुमन को मनीष भैया का ये अंदाज भी अच्छा लग रहा था, और अंदर ही अंदर बात का डर भी था कि कहीं कुछ गलत हो तो कर। हालांकि सही गलत का सोचकर शायद उस वक्त उन्मान ज्यादा भारी था। न जाने कब मनीष भैया 10 मिनटों से मनीष भैया से बन गए थे और उसे पता ही नहीं चला। सुमन कब सुमन सुमी बन गई, इसकी जानकारी उसे भी नहीं हुई। 10 मिनट बाद जब दोनों शांत हुए तो दोनों को होश आया। सुमन को समझ में नहीं आया कि वह कहाँ जाकर गड़ जाए। मनीष अब क्षणिक आवेग से बाहर निकल चुका था, लेकिन पिछले 10 मिनट ये कमरा बदल चुका। रात हो रही थी और मनीष सुधा एक दूसरे को कोई बात नहीं की। शायद आत्मग्लानि कम, संकोच ज्यादा था। मनीष ने टिफिन वाले को फोन कर दिया। काफी समय पहले ही टिफिन आ चुका था। दोनों को भूख लगी थी। मनीष ने भी सुमन से कहा, सुमन खाना खा लो। सुमन ने कहा, टिफिन भी पकड़ा दिया। दोनों ने खाना खाया, लेकिन कोई बात नहीं हुई। सुमन को अब इस बात की चिंता सताने लगी कि रात हो चुकी है, वह सोएंगे कहाँ। एक बार जो गलती हो चुकी है, सुमन उसे दोहराना नहीं चाहती थी। मनीष सुमन को मन की बात समझा गया। उसने सुमन से कहा, तुम पलंग पर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगा। सुमन रात भर थकी हुई थी। उसने मनीष से कहा वह नीचे सो जाएगी, लेकिन मनीष अपना बिस्तर नीचे बिछा लिया। बिस्तर, दरी और उसके चादर, गद्दा उसके पलंग पर सुमन के लिए छोड़ दिया। सुमन पलंग पर लेटते ही नींद के आगोश में चली गई, लेकिन मनीष की आंखों से नींद कोसों दूर थी। शाम को जो कुछ हुआ उसे बार बार वही याद आ रहा था। सुमन के जिस्म की खुशबू अब भी मनीष के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। उसने सुमन की तरफ एक नजर देखा। सुमन गहरी नींद में सो रही थी। उसका गोरा सौंदर्य जैसे नियंत्रण दे रहा था। मनीष काफी देर तक सुमन को देखता ही रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई सुमन के पास जाए। हालांकि शाम को सुमन ने जब कुछ नहीं कहा तो मनीष को जरूर हौसला मिला था। मनीष से कहा, वो ऊपर जाकर उसी फोल्डिंग पर लेट गया जिस पर सुमन
सो रही थी। सुमन बेफिक्र नींद सो रही थी। मनीष की नजरें सुमन के जिस्म पर फिसलती जा रही थी। मनीष ने धीरे से सुमन के ऊपर अपना हाथ रखा। मनीष का हाथ कब सुमन के शरीर के अंगों की पैमाइश करने लगा पता ही नहीं चला। अचानक सुमन के दम घुटता सा महसूस हुआ। वह हड़बड़ा कर जागी तो देखा मनीष उस पर झुका हुआ था और सुमन मनीष उसकी एक ना सुनी। मनीष उसके शरीर से खेल रहा था और यह भी कहता जा रहा था कि उसके यहाँ रहने का पूरा खर्च का एडमिशन भी यहाँ हो जाएगा। सुमन को लगा जैसे मनीष उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हो, लेकिन वह ऐसा उसे क्यों करने दे रही थी उसे खुद भी मालूम नहीं था। अब तक सुमन उसे रोक रही थी। वह कभी मनीष के साथ देर लगी, वह रात को बाद कब वह उसी तरह पलंग पर एक होकर सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह सुमन की नींद पहले खुली। सुमन को समझ नहीं आया कि वह अपनी इस हालत पर रोए या खुश हो। उसके दिल्ली में रहने और एविएशन का सपना पूरा होता दिख रहा था, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? सुमन का शरीर। तब तक मनीष भी उठ गया। सुमन ने मनीष की तरफ देखा नहीं, लेकिन मनीष सुमन के पास आया और बोला, परेशान मत हो, यह बात हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। तुम्हारे गांव में कोई इस बारे में नहीं जानेगा। इसके बाद मनीष एक बार फिर सुमन को अपने पास खींच लिया। सुमन की आंखों से आंसू थे। सुमन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन के लिए क्या कीमत चुका रही थी। मनीष उसे अपनी बाहों में जकड़ता जा रहा था। मनीष की बाहों की कसावट उसे सके जिस्म पर बढ़ती जा रही थी। सुमन के आंसू उसकी छाती को भिगो कर रहे थे, लेकिन मनीष इन सब से बेपरवाह खेल रहा था। सुमन की माँ दिल्ली आई हुई थी, इसलिए वह वहां से 2 गली छोड़कर इस गर्ल्स हॉस्टल में कुछ दिन रहने के लिए आई थी, क्योंकि मनीष में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जिस सुमी से पिछले 2 साल से वह जिस्मानी तौर पर जुड़ा हुआ था उसके बारे में अपने घर वालों को बता सके। अब सुमी को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने घर वालों से कई कई महीने बात करती थी। सुमन अपने जेब खर्च के लिए 2 ट्यूशन लेने शुरू कर दिए। बाकी खर्च मनीष उठाता था। मनीष उसके दिल्ली आने के पहले ही दिन मनीष भैया से मनीष बन गया था। हाँ, उसे पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं हटाया। उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। ग्रेजुएशन के 2 साल पूरे हो चुके थे, अब तीसरा साल चल रहा था। सुमन को उम्मीद थी कि वह ग्रेजुएशन के बाद कहीं नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो वह किसी कॉल सेंटर में नौकरी कर अपना खर्च उठा लेगी। वह आगे की पढ़ाई कर लेगी, तब शायद उसे मनीष के रुपयों की जरूरत न पड़े, क्योंकि मनीष को तो अपना पाने के लिए 2 साल से चले आ रहे थे। रिश्ते के बावजूद भारी था। तो दोस्तों, आपकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय।